अडानी ने देश पर हमला किया है और इसके लिए उनको गद्दार की हैसियत में गिरफ्तार करना चाहिए। आप तिरंगा ओढ़ के चोरी करना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई उंगली न उठे और आपको कोई सजा न। इस नेशनलिज्म की इजाजत ये देश भी नहीं देता और इस देश का दस्तूर भी नहीं देता। इस तरीके से अब हिंडनबर्ग ने बताया है हमारे मुल्क की जिम्मेदारी सेबी की थी, ये जिम्मेदारी ईडी की थी कि ईडी खड़ा होता, ये जिम्मेदारी आईडीआर की थी कि आईडीआर खड़ा होता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की एजेंसी इस मामले में खामोश नहीं और एक गैर मुल्की एजेंसी को पॉइंट आउट करना पड़ा कि इतना बड़ा ये स्कैम हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर की एजेंसीज मुल्क को दीमक की तरह खोखला करने वाले लोगों की हिमायत में खड़ी हुई हैं और मुल्क के अवाम की मुखालफत में खड़ी हुई है और इसलिए इस सरकार की जवाबदेही बनती है। तो एक तरफ सरकार पल्ला झाड़ रही है, दूसरी तरफ अडानी मीडिया उनकी ऐसा चित्रण कर रहा है, उनका ऐसा प्रेजेंटेशन टेलीविजन पे कर रहा है जैसे वो महात्मा गांधी हों और उसको नेशनल हीरो बना के, चोरों को नेशनल हीरो बना के पेश करने की ये रिवायत हम आजाद भारत में पहली बार देख रहे हैं। तो आरएसएस आके खड़ा हुआ है अडानी की हिमायत में और इसलिए ये सवाल वाजिब बनता है जो आज पार्लियामेंट में पूछा गया कि अडानी ने पिछले 8 साल में बीजेपी और आरएसएस को कितना चंदा दिया है और कितने वोट दिए बताए बीजेपी उनके। तो सर ये मीडिया चैनल जब सनातनी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उनपे तो जोर शोर से आवाज उठाता है, जबकि अडानी पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देश के बड़े उद्योगपति थे अडानी, जो नीचे की तरफ चले गए अचानक से। मुझे एक बात बताइए कि एक मुलाजिम अपने मालिक के खिलाफ कैसे बोलेगा? ये जितने इस वक्त हम गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, इस मीडिया को हम इसलिए कहते हैं कि ये मीडिया गोदी में जाके बैठ गया है बड़े पूंजीपतियों की, जिसमें सबसे बड़े अडानी हैं। तो जितने चैनल्स हैं ज़्यादातर के मालिक अडानी ग्रुप ही है, अडानी मीडिया इनका मालिक है। तो अपने मालिक के खिलाफ कोई कुत्ता कैसे कभी भौंकता हुआ देखा है? वो तो मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन्होंने तो अडानी को सपोर्ट करने के लिए उनकी लाइफ के पूरी ज़िंदगी का पर डॉक्यूमेंट्रीज बना के इसी मीडिया हाउस ने दिखाई। न सिर्फ ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए का मुल्क को चूना लगाने वाला आदमी है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ ये कार्रवाई नहीं हुई बल्कि अब तक किसी इन्वेस्टिगेशन का भी कोई ऐलान किसी सरकार की तरफ से नहीं आया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी ईडी का कोई इन्वेस्टिगेशन, ईडी जो 5-5, 10-10 रुपए के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों पे छापा मारना शुरू कर देती है, वो 10 लाख करोड़ का स्कैम हो रहा है उस पर ईडी खामोश है, सेबी खामोश है। अभी तक सेबी का कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया और आईडीआर इस पर अभी तक भी खामोश है, कोई नहीं आया। आरबीआई ने सिर्फ ये कहा कि हम बैंक्स को चेक कर रहे हैं कि कितना बैंक इन्वॉल्व हैं। प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं। निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं वो बजट पेश कर रही हैं, बजट सेशन में खड़े होकर पार्लियामेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट दीजिए। पूरे पार्लियामेंट के सीने पे पैर रख के निर्मला सीतारमण खामोश होकर बैठ गई और एक छोटा सा बहुत इसरार के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट आया कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, वो उनका पर्सनल है, वो जाने। लेकिन इसी तरीके से आज मुल्क में कुल मिला के 28 के करीब चोर हैं, 28 चोर हैं। 40 का तादाद पहले सुनते थे ना अली बाबा 40 चोर, तो 28 की तादाद तो पूरी हो चुकी है, 12 और बचे हैं, वो भी कुछ दिन में निकल के सामने आने लगेंगे पतंजलि टाइप के। तो ये 28 चोर हैं और एक महाराष्ट्र का है, 27 चोर गुजरात के, एक महाराष्ट्र का है विजय माल्या, बाकी 27 चोर गुजरात के हैं। और इन सारे चोरों ने मिलके मुल्क को 10 लाख करोड़ रुपए मुल्क का लेके बाहर चले गए और सरकार खामोश बैठी है। हमारे 10 लाख करोड़ में जो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कितने एसएमई के नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, कितने एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप के एक बहुत बड़ी अहमियत है। और 10 लाख करोड़ अगर इस मुल्क से छीन लिया गया है, चोरी कर लिया गया और वो चोरी करके बाहर भाग गए, तो हुकूमत किसकी पीठ थपथपा रही है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि 27 गुजरात के, एक महाराष्ट्र के है, लेकिन 2 और जो है प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, वो भी गुजरात से आते हैं। नहीं, गुजरात से तो आरबीआई के चीफ भी आते हैं। गुजरात से तो बहुत सारे इस वक्त जो लोग हैं वो गुजरात से आते हैं। सवाल ये नहीं है। देखिए लोगों ने अभी ये कहा है, ये आवाज उठाती है गुजरात में दो लोग जो है बेचने वाले, 2 लोग खरीदने वाले जो गुजराती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि गुजरात में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, 5 करोड़ के गुजराती बहुत अच्छे लोग हैं। सारे गुजराती स्कैमस्टर्स नहीं हैं, लेकिन हर स्कैमस्टर्स गुजराती क्यों है? सवाल ये है
सारे गुजराती चोर तो नहीं हो सकते। 5 करोड़ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े रवायत वाले लोग हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले लोग गुजरात में पाए जाते हैं, बड़े नेक लोग गुजरात में पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं सारे गुजराती स्कैमस्टर्स नहीं हैं, लेकिन सारे स्कैमस्टर्स गुजराती हैं। ये है असल सवाल जो पूछना चाहिए। इससे पहले हर्षद मेहता ने 3-3.5 करोड़ रुपए का घपला किया था, वो भी गुजराती था। तो ये स्कैमस्टर्स गुजरात से क्यों निकल के आ रहे हैं, ये बात पूरे मुल्क को सोचनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। क्या सपोर्ट है क्या प्रधानमंत्री का? ऑब्वियसली देखिए, प्रधानमंत्री उनके जहाज में बैठ के जाया करते थे प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के जहाज में वो बैठ के जाने लगे। कितना अच्छा इन लोगों का एक तालमेल रहा है अडानी साहब का। और अभी तो आज पार्लियामेंट में ये सवाल किया गया है कि कितने विजिट्स हैं जो वजीर आजम ने अडानी के साथ मिलके किए हैं, और कितने विजिट हैं जिसमें अडानी ने प्राइम मिनिस्टर को ज्वाइन किया है फॉरेन विजिट्स में, और कितने विजिट है जिसमें विजिट के होते ही जो है वो अडानी वहां पहुंच गए हैं विजिट के खत्म होते ही। और कितना टोटल सरमाया है कि अडानी ने वहां से प्राइम मिनिस्टर की विजिट के जरिए जो ठेके हासिल किए हैं वो कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ के हैं। ये सवाल आज पार्लियामेंट में पूछा गया है और प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इस सवाल का जवाब देंगे कि कितनी इंटरनेशनल विजिट्स में अडानी को साथ लेके गए, कितनी में उनको ज्वाइन कराया और कितनी में उनके पीछे पीछे अडानी साहब गए। तो ये एक क्लोज रिलेशनशिप अडानी जी और प्राइम मिनिस्टर साहब के बीच दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इतना क्लोज रिलेशनशिप है, तो अब जब ये इनके 55% इनकी वर्थ कम हुई है, 15 दिन के अंदर 55% वर्थ कम हुई है, तो इसके लिए वजीर आजम जैसा दोस्त क्या खामोश बैठा रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो मुल्क का हर बच्चा पूछने का हक लगता है। अच्छा, क्यों नहीं बोल रहे हैं आपको क्या? ये तो वही बताएंगे, ये तो उनको बताना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि आप बोलिए, आपके दोस्त का मामला है और आप वजीर आजम हैं, तो वजीर आजम के दोस्त ने को अगर इतना बड़ा चूना लगा है, और उससे ऐसा तो नहीं है ना कि देश किसका पैसा था, विदेशों का पैसा तो नहीं था ना। जितना भी ये 55% डिवेल्युएशन हुआ है, ये पैसा तो हमारे देश के लोगों का है, हमारे टैक्स पेयर्स का है। करोड़ों लोग जो छोटी छोटी सेविंग्स करके शेयर्स खरीदते हैं, तो उनका पैसा है। तो ये जो करोड़ों भारत के लोगों का पैसा है, उसके लिए जवाबदेही तो भारत के वजीर आजम की भी है। लेकिन जो चाइना को लेकर रद्द-ए-अमल था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने पाया है, ये तमाम बातें, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना कोई घपला हुआ है, ना कोई नुकसान हुआ है, ये सब बातें हवा में? भाई उस बात को भी किसी ने तस्लीम नहीं किया था कि जब आप चाइना के लिए कह रहे थे कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना घुसने दूंगा, उस पर भी आज तक सवालात के घेरे में है और कोई वाइट पेपर नहीं आया है। कोई बात साबित शुदा तौर पर वजीर आजम या हुकूमत हिंद की जानिब से चाइना के सिलसिले में सामने नहीं आई है, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि मेनी किलोमीटर्स इंट्रूजन हुआ है, कई किलोमीटर हमारी टेरिटरी में चाइना के लोग घुसे हैं। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बताई है, लेकिन वजीर आजम डिनाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हिंडनबर्ग ने बताया है। हमारे मुल्क की इसमें ये जिम्मेदारी सेबी की थी कि सेबी खड़ा होता, लेकिन सेबी खड़ा नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी ईडी की थी कि ईडी खड़ा होता। ये जिम्मेदारी आईडीआर की थी कि आईडीआर खड़ा होता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की एजेंसी इस मामले में खामोश नहीं, और एक गैर मुल्की एजेंसी को पॉइंट आउट करना पड़ा कि इतना बड़ा ये स्कैम हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर की एजेंसीज मुल्क को दीमक की तरह खोखला करने वाले लोगों की हिमायत में खड़ी हुई हैं और मुल्क के अवाम की मुखालफत में खड़ी हुई हैं, और इसलिए इस सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन अडानी तो कह रहे हैं सर देश पे हमला कर दिया हिंडनबर्ग ने, अगर उन पे हमला हुआ है। मैं कहता हूं अडानी ने हमला किया है देश के ऊपर। अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि देश के ऊपर अडानी ने हमला किया है। लाखों करोड़ रुपए गरीब लोगों के आप को चूना लगा दें और उसके बाद आप कहें देश। तो ये जो सीडो नेशनलिज्म लेकर चली है सरकार ने, सीडो नेशनलिज्म के नारे दे के हर एक आदमी को जो है, जो करप्ट आदमी है उसको नेशनलिस्ट की संज्ञा दे दी है। ये उसका आउटकम है कि एक ऐसा शख्स जिसे शर्मिंदा होना चाहिए था मुल्क के सामने, मुल्क के अवाम के सामने, वो नेशनलिज्म का लिबादा तिरंगा ओढ़ के चोरी करेंगे। आप तिरंगा ओढ़ के चोरी करना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई उंगली न उठे, आपसे कोई सवाल न किया जाए और आपको कोई सजा न। इस नेशनलिज्म की इजाजत ये देश भी नहीं देता और इस देश का दस्तूर भी नहीं देता। लेकिन सर वो कह देते हैं देश पे हमला हो गया अडानी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ देश पे हमला किया है,
देश पे हमला किया है, अडानी ने देश पर हमला किया है, और इसके लिए उनको गद्दार की हैसियत में गिरफ्तार करना चाहिए। यही बात जो है क्रिकेट खिलाड़ी सहवाग भी कह रहे कि ये जो है हमला ये जानबूझकर देश को नीचा दिखाने की साजिश है। अरे भाई, जानबूझ के देश को नीचा दिखाने की साजिश कैसे हो सकती है? जब साहब ने डिनाई कीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 88 सवाल किए गए हैं, उन 88 सवालों का क्रम वाइज जवाब दे दीजिए आप एक एक करके, फिर देखेंगे कि देश पे हमला। आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे, आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करिए, मुकम्मल तौर पर खारिज कीजिए, और उसका पॉइंट वाइज प्रोफेशनली उसका जवाब दीजिए कि यहाँ ये गलत किया, और मुकदमा कायम कीजिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके अडानी के हिंडनबर्ग के ऊपर। यूएस में जाइए और यूएस में हिंडनबर्ग के ऊपर इज्जत हतक का दावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दायर करे और अडानी भी दायर करे। क्यों नहीं करते? अगर ये देश के ऊपर हमला है और वो झूठ बोल रहे हैं। अभी मोदी के सिलसिले में, मोदी जी के सिलसिले में रिपोर्ट आ गई बीबीसी की, आप कह रहे हैं झूठ का प्लद्दा है, आप बीबीसी पर मुकदमा क्यों नहीं करते? अगर देश के ऊपर ये हमला हो रहा है और ये देश को बदनाम करने की साजिश है, तो आप उन एजेंसीज के ऊपर हमला क्यों नहीं करते? वो जो शेड्यूलिंग एजेंसीज हैं जो ये कहती हैं कि भुखमरी में देश जो है 147वें नंबर पर आ गया, वो जो ये कहती हैं कि जो इस देश में क्राइम के मामले में हमारे मुल्क का ग्राफ बिल्कुल नीचे होता चला जा रहा है, वो जो दलित और किसानों की खुदकशी के बारे में रिपोर्ट करती हैं जो एजेंसीज के देश का ग्राफ बिल्कुल नीचे हो गया, वो जो प्रेस फ्रीडम के बारे में कहती हैं एजेंसीज के मुल्क में सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस है प्रेस के खिलाफ, सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट इस मुल्क भारत में कत्ल होते हैं प्रेस के लोग, जो ये एजेंसीज करती है, वो सब अगर देश को बदनाम कर रही हैं तो उन एजेंसीज के खिलाफ देश की सरकार क्या कर रही है? देश की सरकार को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या मतलब मरने के लिए छोड़ दिया है अडानी साहब को? मतलब जिस तरह से खामोशी अख्तियार मैंने तो पहले भी कहा कि जो शायद सरकार जो है अडानी से पल्ला झाड़ रही है, जैसे विजय माल्या से पल्ला झाड़ दिया था जब, और विजय माल्या को भागने की इजाजत दे दी थी एक तरह से। तो विजय माल्या जो है वो उस वक्त राज्यसभा के मेंबर थे, वजीर खजाना से उन्होंने मुलाकात की और अगले दिन वो भाग गए थे। इसी तरीके से ये जो डिमांड की गई है, जो संजय सिंह ने डिमांड की थी कि इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, क्यों नहीं जब्त किया गया? तो एक तरफ सरकार पल्ला झाड़ रही है, दूसरी तरफ उनका जो मीडिया है अडानी मीडिया, वो अडानी मीडिया उनकी ऐसा चित्रण कर रहा है, उनका ऐसा प्रेजेंटेशन टेलीविजन पे कर रहा है जैसे वो महात्मा गांधी हों। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑफिशियली पल्ला झाड़ रहे हैं कि वो एक शेयर ब्रोकर है और वो शेयर मार्केट में वो बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स हैं, वो भी एक है। तो ये कह के आप पल्ला झाड़ रहे हैं और इनडायरेक्टली आप जो है उसके मीडिया के जरिए उसको प्रमोशन भी कर रहे हैं और उसको नेशनल हीरो बना के भी पेश कर रहे हैं। तो चोरों को नेशनल हीरो बना के पेश करने की ये रिवायत हम आज़ाद भारत में पहली बार देख रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि आपने मीडिया का जिक्र किया, अडानी मीडिया जो भी मीडिया हो, लेकिन रवीश कुमार अमेरिका गए थे, उन पर आरोप है कि वो हिंडनबर्ग ऑफिस 7 बार गए थे, बहुत सारे ट्वीट किए गए इस चीज को लेकर, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये मिलकर देखिए वो बीजेपी का आईटी सेल है, वही बचाने की कोशिश है। वो बीजेपी का आईटी सेल है और ये ऑप इंडिया पे और जो पांजनीय में ये खबर पूरी की पूरी छपी है। तो ये अब फेस सेविंग की एक एक्सरसाइज है और उसको में भी एक ही फंडा है बीजेपी और आरएसएस के पास, कम्युनल करना चीजों को। तो उसमें अजीम प्रेम जी से उन्होंने शुरू किया और ये वो अजीम प्रेम जी है, मुंह पे शर्म आनी चाहिए, मुंह पे अपने लोगों को तमाचा मारना चाहिए। ये वो अजीम प्रेम जी है जिसने 50,000 करोड़ रुपया तनहा पीएम केयर फंड में दिया था। वो पीएम केयर फंड जिसका कोई हिसाब किताब आज तक किसी को नहीं मालूम है, जिसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, जिसको पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से बाहर रखा गया, जो बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक एक फंड है। उस फंड में कोविड के दौरान 50,000 करोड़ रुपए देने वाला अकेला हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम जी था, विप्रो था, अडानी नहीं था, नीरू नहीं था, अंबानी नहीं था। और ये सारे इस किस्म के जो मोदी जी के दोस्त हैं, इनमें से एक भी नहीं था, विप्रो था। और आज उस विप्रो का नाम लेके आरएसएस के जो माउथ पीस हैं, पांजनी और ऑर्गेनाइजर जैसे लोग, वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई और इस मुल्क का ग्रेसफुल मीडिया खड़ा नहीं हुआ।
इस मुल्क में जो जो वर्निकुलर का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द एशियन एज है, इस किस्म के अखबारात ने कुछ नहीं लिखा। ऑर्गेनाइजर ने और पांजनी ने लिखा है, जो सब जानते हैं कि आरएसएस का अखबार है। तो आरएसएस आके खड़ा हुआ है अडानी की हिमायत में, और इसलिए ये सवाल वाजिब बनता है जो आज पार्लियामेंट में पूछा गया कि अडानी ने पिछले 8 साल में बीजेपी और आरएसएस को कितना चंदा दिया है और कितने बॉन्ड दिए, बताए बीजेपी खुल के। इसलिए ये सवाल बनता है।